क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। वहीं पर उनका सम्मान उत्तर की बात कर देंगे। अभी वे पहले प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में सुब्राजी जैन यहाँ पर ईसुरवाड़ा से आ चुकी हैं। आप प्रश्न करेंगे। मुनि श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज और सभी संतों को बारंबार नमन। मुनि श्री, मैं पूरी तरह सात्विक और शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ और जैन संत जैन धर्म के सिद्धांत और नियमों का पूरी तरह पालन करता हूँ, किंतु राजनीतिक होने के कारण, सामाजिक होने के कारण कई कई जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, पार्टियों में जाना पड़ता है। वहाँ पर पूरी तरह शुद्ध सात्विक और मदपान नहीं करने के कारण लोग हमको हीन दृष्टि से देखते हैं और पिछड़ा मानते हैं और इस तरह से समझते हैं कि कहीं आदिवासी क्षेत्र से आ गए हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इसी के साथ साथ मेरा एक और निवेदन है कि जितना तप, तपस्या, संयम आप जैन संतों में ऐसा कहीं पर भी मैंने कहीं अन्य संतों में नहीं देखा है। तो आप लोग मौसम के साथ अपने आप को किस तरह ढाल लेते हैं, इतना आत्मबल आप में कैसे होता है, यह मेरा आपसे निवेदन है, बताएं। देखिए, पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा, आपके माध्यम से आप जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हर सात्विक वृत्ति के धारी धर्मी जनों से कि यदि तुम्हारी सात्विकता के कारण लोग तुम्हें पिछड़ा महसूस करें तो इसमें हीन भावना नहीं, इसका गर्व होना चाहिए कि ये लोग तो सब बह गए, हम आज भी समय के बहाव में अपने आप को थामे हुए हैं, हमें इसका गर्व है। हीनता का भाव तो उनके मन में आना चाहिए जो बहके हुए, भटके हुए हैं। हमने तो अपनी सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक निष्ठा को सुरक्षित किया है, और न केवल सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक निष्ठा, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित किया है। हमें इसका गर्व है। और ये भारत है, भारत में सदा त्याग पूजा जाता है, भारत में भोग को नहीं पूजा जाता। इसलिए आप सबसे और आप जैसे तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि सार्वजनिक जीवन जीते हुए भी शुद्धाचारी बने हों तो उसका गर्व करो और उसमें और दृढ़ता रखो। जब ऐसे लोग कहे तो और मन में बनाओ कि मुझे जो आज ये अपवाद मान रहे हैं, कल मैं इनका आदर्श बनूंगा, मुझे और मजबूत रहना है और मजबूत बनना है। अपवाद भी आदर्श, हालांकि आज आदर्श कोई लोग अपवाद घोषित कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन आएगा। आज जो तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी पूजा करेंगे। ये बोलो, भोगी विलासियों की पूजा होती है हमारे देश में कि त्यागी तपस्वियों की? तपस्वियों की होती है। तो क्यों ना हम उस तपस्वी का रूप अपने भीतर प्रकट करें, उनकी बातों में आकर भटकने की जगह उनकी बातें सुनकर अपने आप को और मजबूत बनाएं। समझ गए? दूसरा सवाल कि हम लोग कैसे ढाल लेते हैं, ये तो अपने अपने लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है। कष्ट को सहना कोई कठिन बात नहीं है। कोई भी शारीरिक मानसिक कष्ट हमें तभी तक कष्टकर लगता है जब नहीं कर पाते। जैसे हम स्वीकार लेते हैं, हमें कष्ट भी आनंद देने लगता है। तो हम कष्ट को कष्ट ना माने, कष्ट में भी आनंद की अनुभूति हम कर सकते हैं, बशर्ते हम उसको स्वीकारें। आप देखिए, आजकल बहुत सारे लोग बड़े बड़े एडवेंचरस काम कर लेते हैं। क्या एडवेंचरस काम में उनको आनंद, अनुकूलता रहती है? जान हथेली पर रख करके करते हैं, पर क्यों? क्योंकि उनने उसको स्वीकार कर दिया है ना। अब छोड़ दीजिए त्यागी तपस्वियों की बात। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, 47 टेम्परेचर में पूरी टीम दिन भर मैदान में रहती है। बोलिए, पेवेलियन पूरा भरा रहता है, ऊपर छाया भी नहीं है, कैसे सह लेते इतनी धूप?
क्योंकि उसे उनने स्वीकार किया है। जब हम कष्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो कष्ट में भी आनंद की अनुभूति होती है। आपको लगता है महाराज को कष्ट है, लेकिन हमने तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया कि प्रकृति के साथ यथासंभव सामंजस्य बना करके जीना है, तो धीरे धीरे शरीर भी उस रूप तैयार हो जाता है। आप पूरे शरीर को कवर किए हुए हो, चेहरा तो खुला है, चेहरे को ठंड क्यों नहीं लगती? बोलो, सब ढक लो। माइनस टेम्परेचर में रहने वाले लोग भी अपने फेस को खुला रखते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में चेहरे के जो क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ की जो रेजिस्टेंस सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। मनुष्य चाहे तो अपनी सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को, शरीर को हम जैसा ढाले, अभ्यास पूर्वक ढाला जा सकता। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते। छत्रपति नगर की जो कमेटी है वह मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए इंदौर में अनेक बार आना हुआ और पिछले प्रवास के समय एक संपन्न परिवार में आहारचर्या संपन्न हुई और उस परिवार के बेटा बेटी जब छोड़ने के लिए आए तो हमने उनमें जो बेटी थी उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने कहा पढ़ने के बाद क्या करेंगे? तो कहने लगे नौकरी करेंगे। हमने कहा आपका परिवार संपन्न है, आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? बोले महाराज कहीं शादी होने के बाद डिवोर्स हो गया तो? अर्थात बच्चों को योग्य बनाना तो ज़रूरी है, किंतु आज हम बच्चों को अपने पैरों, उस समय में पैरों पे खड़े करने का वास्तविक अर्थ क्या है, यदि ये माता पिता को बोध हो जाए, शायद जो पहले से टेंडेंसी मानसिकता ही बन गई कि हम इसलिए पैसा कमा रहे कि हमें तलाक हो जाए तो संपन्न खड़े हो सकेंगे। वास्तविकता पैरों में खड़े होने का सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया। एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अपने संतान को योग्य बनाना चाहते, पर नौकर बनाने में ही आप उसकी योग्यता की पूर्णता समझते। सर्विस लगना, जॉब लगना यानी क्या? नौकरी लगना। नौकरी लगना का मतलब क्या? नौकरी तो बनाना है। आपको नौकर कह दे तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, पर आपसे कोई कह दे कि जॉब होल्डर है, सर्विस होल्डर है, तो आपको सुन के अच्छा लगता है। अंग्रेजी प्रेम की ये परिणति है। हो तो नौकर ही। और पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन नौकरी को लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई केवल इसलिए करना चाहिए हम भविष्य में अपने जीविकोपार्जन में पूरी तरह सक्षम रह सके और अपने गृहस्थ धर्म का ठीक रीति से अनुपालन कर सके। पहले लोग पढ़ते थे और पढ़ाई लिखाई करने के उपरांत अपने व्यापार व्यवसाय को दक्षता के साथ चलाते थे। कदाचित पढ़ाई लिखाई में पीछे भी रहे तो भी अपने व्यापार में अपने अनुभव और कौशल के बल पर बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते थे, नए प्रतिमान स्थापित करते थे और संपन्नता के साथ जीवन जीते थे। खुद तो जीते ही, अपने आश्रय अनेक लोगों के जीविका का आधार बनते थे और ऐसे लोगों को सर्वत्र प्रमुखता मिलती थी। आज अवधारणा बदल गई, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब तो सबसे बड़ी समस्या जो महाराज ने कही, तलाक हो गया तो मैं उसमें कहें कि नौकरी नहीं करेंगे तो शादी ही नहीं होगी तो तलाक क्या होगी। अब तो सबसे बड़ी समस्या महाराज ये आ गई। अगर बच्चा बिजनेस में है तो लड़की देने को लोग जल्दी से राजी नहीं, सर्विस वाले को लड़की देने के लिए लोग राजी। ये कंसेप्ट गलत। अपना जॉब करने की मानसिकता बनानी पड़े। एक युवक के साथ ऐसे ही था, वो पूना में
7.5 लाख रुपए के पैकेज पे जॉब कर रहा था। और आप सुनकर के हंसोगे, जॉब करने के बाद शादी भी हो गई, सब कुछ हो गई, उसके पिताजी हर महीना 40,000 उसको भेजते थे। बोले क्यों? अब फ्लैट का खर्चा और खर्चा, अब खर्चा ही नहीं पुरता तो कहाँ से करें। 7.5 लाख रुपया महीना पगार पाने वाले का टैक्स वैक्स में भी कट जाए, जो हाथ में आए। बोले पिताजी 40,000 रुपया मेरे लिए भेजते हैं। हमने कहा तूने जॉब चुना क्यों? बोले महाराज क्या करे, शादी नहीं हो रही थी तो जॉब करना पड़ा। शादी नहीं हो रही थी, जॉब करना पड़ा। और वो सोचो, वो लड़का MBA पास और वो 7.5 लाख रुपए का पैकेज में वहाँ रह रहा है और अपने बाप से 40,000 रुपया महीना मंगा रहा है। और उसका भाई 12वीं क्लास और उनका कम से कम 5 करोड़ का टर्नओवर, उससे ज़्यादा कमा रहा है। वो सोचता था मेरी पढ़ाई व्यर्थ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या विवाह की, ये विवाह की जो समस्या है, ये मानसिकता बदलनी चाहिए। खासकर मैं कहूँगा, भरा पूरा परिवार देखो, संस्कार देखो, बिजनेस का बैकग्राउंड देखो, सामने वाले के हुनर को देखो और उसके आधार पर अपने जीवन साथी का चुनाव करें, न कि नौकरी और पैकेज। नौकरी से कब किसको हटा दिया जाए कोई ठिकाना भी नहीं। आजकल तो एक पल में कुछ भी कुछ हो जाता है। तो इसलिए इससे बहुत सजग रहना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक लड़कियों का सवाल है कि महाराज जी पढ़े लिख जाएं, नौकरी करें, नहीं तो तलाक हो जाए तो कम से कम डिपेंडेंसी तो नहीं रहेगी। ध्यान रखना, अगर ये मानसिकता होगी तो तलाक न होना हो तो हो जाए, क्योंकि तुम्हारा ईगो कहेगा हम किसी पर डिपेंड क्यों हैं, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसलिए पढ़ लिख जाओ, योग्यता रखो, लेकिन नौकरी की मानसिकता से बचो। हाँ, पढ़ाई लिखाई रुचि डिग्रियां तब काम में आती है, कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो हमें पर मुखापेक्षी न बनना पड़े। पर नौकरी को अपने जीवन का जब ध्येय बनाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आ जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप आजकल तलाक आम होते जा रहे हैं। तो हमें इस मानसिकता से अपने आप को पूरी तरह से बाहर निकालने की आवश्यकता है। जब तक हम ऐसी मानसिकता से स्वयं को मुक्त नहीं करते, तब तक हमारी व्यवस्थाएं कभी अनुकूल नहीं बन सकती। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बड़े स्थान का मोह छोड़ना चाहिए और केवल नौकरी 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 की तरफ दृष्टि रखने की जगह व्यक्ति के काम और योग्यता पर विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति की स्वभावगत योग्यता है उसे विकसित होने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन तरीके से आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। अपने बीच में सेठ नीलेश जी टैलेंट लोहारी वाला परिवार यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपके छत्रपति नगर के सह कोषाध्यक्ष स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरा तो हो जाता, इसके बाद में आदर्श बहुमंडल छत्रपति नगर तैयार रहेंगे। हाँ बोलो, अब बोलो। महाराज श्री, एक विकट समस्या है आज समाज के बीच में, जिससे सभी लोग अवगत कराना चाहता हूँ और महाराज श्री आपसे इसका समाधान चाहता हूँ। महाराज श्री, यहाँ पर नहीं, सब जगह पर गांव से आने वाले सभी लोग हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गांव से संबंध रखता है और वहाँ के जिनालयों की ऐसी स्थिति है कि कभी भी शिफ्ट करने की स्थिति में रहते हैं। तो महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से जैसे हमारे लोहारी ग्राम में एक नया परिवर्तन हुआ है और ग्राम पूजन पुण्य दल बना, जो उससे एक ऐसी आसपास के सभी गांवों के मंदिरों का रखरखाव बहुत अच्छे से हो रहा है, उसी प्रकार महाराज श्री हमारा निवेदन है कि बाकी सब लोगों के लिए भी आप मार्गदर्शन प्रशस्त। समस्या है, पलायन आने वाले शहरों में आ रहे हैं, लेकिन उनके धर्मायतन तो वहीं के वहीं रह रहे हैं। आने वाले समय में इससे बहुत बड़ी समस्याएं आएगी। उनके धर्मायतन तो वहीं के वहीं रह रहे हैं।
आने वाले समय में इससे बहुत बड़ी समस्याएं आएगी। इसका कोई समाधान भी नहीं दिखता। मुझे तो इसका एक ही समाधान दिखता है, जो तो बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और अपने पैतृक गांव को छोड़कर जाना पड़ रहा है। यदि ऐसा समेकित विकास हो, जाना पड़ रहा है। यदि ऐसा समेकित विकास हो। एक अनूप जैन है, वरिष्ठ IRS अधिकारी आपके लोहारी के। एक IRS अधिकारी ने खुद की पहल से एक बड़ा अभियान चलाया और गांव गठित किया, सारे युवकों को जोड़ा और उस गांव के युवक जुड़े, आसपास के गांव के युवक जुड़े और हर सप्ताह सागर और उसके आसपास के उन जिनालियों में जाके पूजा अर्चा करते हैं। वहाँ के रख रखाव की व्यवस्था वे लोग करते हैं, जहाँ अब समाज उठ गई है, नगण्य हो गई है, इक्का दुक्का घर बैठे बचे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय कार्य है और लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। और इस समस्या से विद्यालयों की एक लंबी श्रृंखला चलेगी, जिसमें विद्यार्थी वहाँ के आम अध्यापन आदि के कार्य के निमित्त कुछ लोगों को वहाँ बसने का अवसर मिलेगा। हमारे मंदिर सुरक्षित होंगे और उससे हमारे भगवान की सेवा पूजा तो होगी ही होगी, उस क्षेत्र में विहार करने वाले साधु संतों को भी निर्बाध सुविधा प्राप्त होगी। ये दूरदर्शी दृष्टिकोण है और ये तुम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि प्रथम चरण में इन 2 गांवों का चुनाव हुआ है और बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होनी। नमोस्तु महाराज श्री। आदर्श बहुमंडल छत्रपति नगर और उसके बाद में तैयार रहेंगे नीलाजी जैन इंदौर, जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं। मंच महाराज जी, 6 उपसम और 6 उपसम में क्या अंतर है? 6 यानी विनाश, उपसम यानी दब जाना और 6 उपसम यानी कुछ दबना और कुछ